दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल इजी क्वालिटी लर्निंग में। इसमें हम एक जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेरा रिसेंट एक वीडियो था इम्प्योरिटीज़ एज पर आईसीएच, उसी का हिंदी वर्जन है जिसमें आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया जाएगा कि इम्प्योरिटीज़ के Q3A और Q3B में क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं और उसका सार क्या है। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट्स है। जो इस पर्टिकुलर वीडियो के कंटेंट्स है वो है जो गाइडेंस हमारे इम्प्योरिटीज़ के लिए अवेलेबल है उसका डिस्क्रिप्शन, देन टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे, रिपोर्टिंग इम्प्योरिटीज़ की रिपोर्ट हमने कैसे करनी है इम्प्योरिटीज़ को, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड, और उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। अगर हम गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे कि क्या क्या गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, तो जो प्रोमिनेंट गाइडेंस इसके लिए अवेलेबल है वो ICH Q3A R2 इम्प्योरिटीज़ इन न्यू ड्रग सब्सटेंसेस। तो API के लिए जो न्यू ड्रग सब्सटेंसेस या API गाइडेंस है वो Q3A में दिया हुआ है, और ICH Q3B में इम्प्योरिटीज़ इन न्यू ड्रग प्रोडक्ट यानी फिनिश प्रोडक्ट के लिए इम्प्योरिटीज़ को कैसे हैंडल करना है, कैसे रिपोर्ट करना है, उसकी थ्रेशोल्ड और क्या होगी, वो सारा कुछ Q3B में दिया है। USP का चैप्टर नंबर 1086 है इम्प्योरिटीज़ इन ड्रग सब्सटेंसेज एंड ड्रग प्रोडक्ट्स। इसमें भी इम्प्योरिटीज़ को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में लिखा हुआ है। IP का 2018 5.5 इम्प्योरिटीज़ करके एक चैप्टर है, उसमें आपकी इम्प्योरिटीज़ के बारे में बताया गया है। इसके अलावा BP में भी गाइडेंस है और बहुत सारे आर्टिकल्स भी है। मैंने यहाँ पे केवल प्रोमिनेंट गाइडेंस यहाँ पे दिखाई हुई है। अगला हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ की। इम्प्योरिटीज़ किस किस तरह की होती है। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ जिसको एलिमेंटल इम्प्योरिटीज़ भी बोलते हैं, और रेसिडुअल सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो Q3A और Q3B में ICH के Q3A और Q3B गाइडेंस में बताया हुआ है। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ या एलिमेंटल इम्प्योरिटीज़ के बारे में Q3D में डिस्क्राइब किया है, और USP का चैप्टर नंबर 232 और 233 इन चैप्टर्स में भी एलिमेंटल इम्प्योरिटीज़ के बारे में बताया हुआ है। रेजिडुअल सॉल्वेंट्स Q3C गाइडलाइंस में हैंडल किया है कि कौन से क्लास के रेजिडुअल सॉल्वेंट्स होते हैं, और उन रेजिडुअल सॉल्वेंट्स की लिमिट क्या क्या होनी चाहिए, उनकी लिमिट्स कैसे डिटरमाइन करते हैं, फिनिश प्रोडक्ट पे उसका इवेल्युएशन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें रेसिडुअल सॉल्वेंट्स में दी हुई है। USP में चैप्टर नंबर 467 और IP के जनरल चैप्टर्स में भी इसके गाइडेंस दिया हुआ है। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जो बात कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को हम लोगों ने किस तरह से हैंडल करना है, और Q3A और Q3B में इसके बारे में क्या दिया हुआ है। तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ क्या क्या चीज़ें हो सकती है, या तो स्टार्टिंग मटेरियल हो सकता है, या किसी प्रोडक्ट का बाई प्रोडक्ट हो सकता है। बाई स्टार्टिंग मटेरियल बोला तो जैसे अगर A और B मिला के हम C बनाते हैं, तो A का अगर कुछ पार्ट अगर हमारे फिनिश प्रोडक्ट में रह जाता है तो वो आपका स्टार्टिंग मटेरियल हो गया एज ए इम्प्योरिटी। बाई प्रोडक्ट्स क्या होगा, जैसे कि हम जो भी रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन के अंदर जो हमें एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है वो बाई प्रोडक्ट होगा। जैसे हमने देखा है कि इसका जब शुगर हम बनाते हैं तो शुगर का जब प्रोडक्शन होता है तो शुगर के प्रोडक्शन में आपको अल्कोहल जो है एज ए बाय प्रोडक्ट मिलता है। तो इस तरह की चीज़ें भी आपके फिनिश प्रोडक्ट में अगर अवेलेबल होती है तो उसको भी एज ए इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। और बीच में जो इंटरमीडिएट्स होते हैं कि जो आपके सिंथेसिस स्टेजेस पे उनके कुछ रेसिडुअल पार्ट अगर फिनिश प्रोडक्ट में अपीयर होते हैं तो उसको भी एज ए इम्प्योरिटीज़ काउंट करते हैं। देन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स वो है जो फिनिश प्रोडक्ट में जब हम ओवर ए टाइम ऑफ पीरियड स्टोर करते हैं या किसी एक्सेलरेटेड कंडीशन में रखते हैं, तो उसमें फिनिश प्रोडक्ट में जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो दूसरे प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उसको डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स बोलते हैं। रिएजेंट्स, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हम जो रिएजेंट्स यूज़ करते हैं, किसी रिएक्शन में कोई रिएजेंट यूज़ करते हैं, तो वो रिएजेंट्स के अगर रेसिड्यूज़ जो है वो आपके फिनिश प्रोडक्ट में रह जाता है या API में रह जाता है जो अपीयर होता है, तो उसको भी इम्प्योरिटी करके काउंट होता है। लीजेंट्स एंड कैटलिस्ट आपके जो है
वो किसी भी रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए कुछ मेटेलिक कंपाउंड्स या इस तरह से डाली जाती है, तो उन चीज़ों को कि अगर कुछ पार्ट्स आपके फाइनल स्टेजेस तक के कैरी फॉरवर्ड होते हैं और वो फिनिश प्रोडक्ट में अपीयर करते हैं, तो वो कैटलिस्ट की कैटेगरी में आता है। देन हम ये पर्टिकुलर वीडियो समझने के लिए कुछ डेफिनेशंस है जिसको हमें पहले जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड। तो रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड वो वैल्यू है जिसके नीचे की जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो हमने डिसरिगार्ड करनी होती है, और ये रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड के बराबर की जो इम्प्योरिटीज़ है या उससे की जो ऊपर की इम्प्योरिटीज़ है वो हमने रिपोर्ट करनी होती है। कोई भी अगर एनालिसिस हम कर रहे हैं, अगर मेरी रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड जो है वो 0.02% है या 0.03% है, सपोज कर लीजिए मेरी 0.02% रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड है किसी पर्टिकुलर मोनोग्राफ के हिसाब से, तो अगर मेरी उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ जैसे 0.011 आती है, 0.01 आती है, तो उन इम्प्योरिटीज़ को मैं डिसरिगार्ड करूँगा। दूसरे शब्दों में हम इसको डिसरिगार्ड लिमिट भी बोल सकते हैं, जैसा कि बहुत सारे मोनोग्राफ में दिया होता है। देन आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड। आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड वो वैल्यू होती है जिससे ऊपर अगर कोई भी अननोन इम्प्योरिटी है तो उसको हमने आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो वो आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड है कि इस वैल्यू से ऊपर अगर कोई भी अननोन इम्प्योरिटी जाती है तो उसको हमने आइडेंटिफाई करना होगा। क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड। क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर अगर हमारी इम्प्योरिटीज़ जाती है, अननोन इम्प्योरिटीज़, तो उस पर्टिकुलर इम्प्योरिटी को हमने आइसोलेट करके, और आइसोलेट करने के बाद में हमने आइसोलेट करने के बाद में उसे क्वालिफाई करना पड़ता है। क्वालिफाई कैसे करेंगे? क्वालिफाई हम करेंगे सेफ्टी स्टडीज़ और टॉक्सिसिटी स्टडीज़ के बेसिस पे, या उसका अगर कोई एनिमल मेटाबोलाइट या ह्यूमन मेटाबोलाइट अगर है तो उस चीज़ को ऑलरेडी क्वालिफाइड माना जाता है। तो ऐसा ICH गाइडलाइंस में स्पेसिफाइड है। देन इम्प्योरिटीज़ को हमने एक रिपोर्ट कैसे करना है वो भी इसमें डिफाइन किया हुआ है ICH के गाइडेंस में। तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये होती है कि LOQ लेवल शैल नॉट बी ग्रेटर देन रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड। तो LOQ लेवल क्या हुआ? लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन का लेवल। लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन यानी वो लिमिट होती है जहाँ पे हम प्रिसाइजली किसी भी इम्प्योरिटी को क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन जो है, जो हम डिटरमाइन करते हैं वैलिडेशन के टाइम पे, वो लेवल कम होना चाहिए रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड से। अगर मेरी रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड जो है वो 0.04 है तो जो LOQ लेवल है वो 0.04 से नीचे होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। अगर बिलो 1% की कोई इम्प्योरिटीज़ है, जैसे कि 0.06 या 0.58% है, तो ये इम्प्योरिटीज़, जो भी इम्प्योरिटीज़ हमारी 1% से नीचे की है और रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड से ऊपर की है, तो उनको हमने डेसिमल के बाद में 2 डिजिट तक के रिपोर्ट करना चाहिए। जो इम्प्योरिटीज़ 1% से अबव है उसको हमने 1 डेसिमल तक के रिपोर्ट करना होता है, जैसे कि 1.3, 1.9, 2.2, 1.6। सो इस तरह से। अब इम्प्योरिटीज़ किस किस तरह की होती है, किस तरह से इम्प्योरिटीज़ होती है? एक तो आइडेंटिफाइड इम्प्योरिटी होती है, स्पेसिफाइड अनआइडेंटिफाइड इम्प्योरिटीज़ होती है, अनआइडेंटिफाइड इम्प्योरिटीज़ होती है, टोटल इम्प्योरिटीज़ होती है। तो आइडेंटिफाइड इम्प्योरिटीज़ क्या होती है? आइडेंटिफाइड इम्प्योरिटीज़ वो होती है जिसकी RRT वगैरह मोनोग्राफ में दी होती है या हम डिटरमाइन करते हैं और उसका स्ट्रक्चर हमें पता होती है, उसका सारी चीज़ें स्टडीड होती है, तो वो आइडेंटिफाइड इम्प्योरिटीज़ होती है, उसकी अलग से लिमिट दी हुई होती है। स्पेसिफाइड अनआइडेंटिफाइड इम्प्योरिटीज़, ये इम्प्योरिटी हम स्पेसिफाई करते हैं। स्पेसिफाई किस चीज़ से करेंगे? या तो RRT से स्पेसिफाई करेंगे या रिटेंशन टाइम से स्पेसिफाई करेंगे कि ये इतनी RRT पे ये इम्प्योरिटीज़ आएगी, लेकिन उसका हमने आइडेंटिफिकेशन नहीं किया होगा तो उसको बोलते हैं स्पेसिफाइड अनआइडेंटिफाइड इम्प्योरिटीज़। और तीसरा कैटेगरी होता है अनआइडेंटिफाइड इम्प्योरिटीज़, जिसका हमने कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर रखा है और उसका रिटेंशन टाइम भी हमने मार्क नहीं कर रखा है, तो ये अनआइडेंटिफाइड इम्प्योरिटीज़ होती है।
और टोटल इम्प्योरिटीज़, इन सब इम्प्योरिटीज़ का जो सम होता है, टोटल इम्प्योरिटीज़ क्या होता है, टोटल इम्प्योरिटीज़ विल बी द सम ऑफ ऑल इम्प्योरिटीज़ अबव रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड। सो रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड हमारा जो भी होगा उससे ऊपर जो भी इम्प्योरिटीज़ हमने रिपोर्ट की है वो सारी टोटल इम्प्योरिटीज़ में आएगी। देन रिपोर्टिंग आइडेंटिफिकेशन क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड एज पर आईपी। तो आईपी के चैप्टर नंबर 5.5 में जैसे हमने डिस्क्राइब किया था कि उसमें कुछ गाइडलाइंस दी है कि अगर इंडियन फार्माकोपिया से अगर कोई आईपी में या इंडिया में अगर कोई एपीआई या फिनिश प्रोडक्ट अगर देना है और उसका मोनोग्राफ फार्माकोपिया में नहीं दिया हुआ है तो उसको हमने किस तरह से हैंडल करना है। तो उसमें होता है ड्रग सब्सटेंस के केस में रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड जो है वो 0.05% दी हुई है। आइडेंटिफाइड इम्प्योरिटीज़ जो है 0.5% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 0.5%। अनआइडेंटिफाइड इम्प्योरिटीज़ जो है वो नॉट मोर देन 0.3%। और टोटल इम्प्योरिटीज़ जो है वो 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम ड्रग प्रोडक्ट की बात करेंगे जिसमें डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स हम मेजर करते हैं तो रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड जो है वो 0.05% ही है। आइडेंटिफाइड इम्प्योरिटीज़ जो है वो नॉट मोर देन 1% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अनआइडेंटिफाइड इम्प्योरिटीज़ की लिमिट है नॉट मोर देन 0.5% और टोटल इम्प्योरिटीज़ की लिमिट है नॉट मोर देन 2%। ये जो भी जनरल इम्प्योरिटीज़ है ये लिमिट्स केवल उन्हीं के लिए अप्लाई होगी जिनके मोनोग्राफ इंडियन फार्माकोपिया में नहीं दिए हुए हैं। जिनके मोनोग्राफ ऑलरेडी इंडियन फार्माकोपिया में दिए हैं ड्रग सब्सटेंस और फिनिश प्रोडक्ट के, उनकी लिमिट्स जो मोनोग्राफ में दी हुई है वो वही लगेगी। देन रिपोर्टिंग आइडेंटिफिकेशन और क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड का ड्रग सब्सटेंस में Q3A में जो लिमिट्स दी हुई है वो यहाँ पे मैंने उसका स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। डोजेस के हिसाब से रिपोर्टिंग आइडेंटिफिकेशन और क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड डिफाइन की हुई है। तो अगर आपका डेली मैक्सिमम डेली डोज, किसी अगर दवाई का अगर मैक्सिमम डेली डोज जो है एपीआई के केस में 2 ग्राम लेस देन 2 ग्राम पर डे है तो उसका रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड क्या होगा 0.05%। और आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड क्या होगा 0.1% और 1 mg पर डे विच एवर इज़ लोअर। तो इन दोनों में से जो भी कम होगा उसको हम आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड लेंगे। और क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड क्या होगा जिसके ऊपर हमने सेफ्टी और टॉक्सिसिटी स्टडीज़ वगैरह करनी होगी वो 0.15% या 1 mg विच एवर इज़ लोअर। तो ये है जिसका डोजेस लेस देन 2 ग्राम पर डे है। अगर किसी मेडिसिन का डोज जो है मोर देन 2 ग्राम पर डे है तो उसका रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड क्या होगा 0.03%। आइडेंटिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड होगा 0.05%। अब फिनिश प्रोडक्ट्स में रिपोर्टिंग आइडेंटिफिकेशन और क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड का क्या क्या लिमिट दिया हुआ है। पहले हम बात करते हैं रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड की। अगर किसी भी मेडिसिन की अगर डेली डोज लेस देन 1 ग्राम है तो उसका आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड जो होगा रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड जो होगा वो 0.1% होगा। किसी का अगर 1 ग्राम से ऊपर है तो उसका रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड जो है वो 0.05% होगा। 0.05% ही हमने आईपी में भी देखा था कि रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड है। अब आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड क्या होगा, ये भी मैक्सिमम डेली डोज पे ही दिया हुआ है। अगर किसी का मैक्सिमम डेली डोज जो है लेस देन 1 मिलीग्राम है तो उसका आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड जो है 1% या 5 माइक्रोग्राम्स TDI। TDI जो है वो थेरेपेटिक डेली इंटेक होता है कि थेरेपेटिक डेली इंटेक वगैरह कैसे कैलकुलेट करना है वो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोगों ने एग्जांपल में समझा है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इस पर डिस्कस करेंगे। अगर डेली डोज 1 mg से 10 mg के बीच में है तो 0.5% या 20 माइक्रोग्राम TDI विच एवर इज़ लोअर ये आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड होगी। 10 मिलीग्राम से 2 ग्राम के बीच में 0.2% और 2 मिलीग्राम विच एवर इज़ लोअर। और अगर डेली डोज ग्रेटर देन 2 ग्राम है तो 0.1% आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड होगी। इसी तरह क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड्स क्या होगी, अगर डेली डोज लेस देन 10 मिलीग्राम है तो 1%
या 50 माइक्रोग्राम TDI, विच एवर इज़ लोअर, या 10 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम के बीच में है तो 0.5% या 200 माइक्रोग्राम TDI, विच एवर इज़ लोअर। और अगर 100 मिलीग्राम से लेकर 2 ग्राम के बीच में अगर डोज है तो 0.2% और 3 मिलीग्राम TDI, जो भी कम है इसमें से, विच एवर इज़ लोअर। और अगर 2 ग्राम से ज़्यादा डोज है तो 0.15% इसका क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड होगा। तो ये सारी लिमिट्स जो है ICH Q3B में दी हुई है, आप चाहिए तो इसको और डिटेल में वहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से BP में भी, BP के जनरल चैप्टर में भी ये आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड्स, क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड्स और रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड्स दी है। अगर ह्यूमन यूज़ और ह्यूमन वेटरनरी यूज़ है लेस देन 2 ग्राम पर डे, 0.05% जो है वो रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड है, आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड 0.1% है, और 1 mg विच एवर इज़ लोअर। उसी तरह से क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड 0.15% है और 1 mg विच एवर इज़ लोअर। दूसरा, अगर ग्रेटर देन 2 ग्राम अगर डेली डोज है तो 0.03% और 0.05% और 0.05%। और वेटरनरी के लिए अलग से लिमिट्स दी हुई है, रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड 0.1% की और आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड जो है वो 0.2% की और क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड 0.5% की। अब आइए हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं कि सपोज़ कीजिए कि मेरा कोई मॉलिक्यूल है जिसका मैक्सिमम डेली डोज जो है 50 मिलीग्राम है। रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड 50 मिलीग्राम के हिसाब से अगर हम पीछे वाली स्लाइड से अगर रिफ़र करेंगे तो वो 0.1% होगा, आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड जो है वो 0.2% होगा और क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड जो है वो 200 माइक्रोग्राम्स होगा। तो सपोज़ कीजिए कि मेरी एक इम्प्योरिटी जो है 0.04% इसमें क्रोमेटोग्राम में आई, तो क्योंकि मेरा रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड जो है 0.1% है तो मेरे को इसको रिपोर्ट ही नहीं करना है, नॉट रिपोर्टेड। अब क्योंकि ये 0.04% आए तो इसको TDI में अगर कन्वर्ट करना है तो 0.04 इंटू 50 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 20 माइक्रोग्राम्स। तो ये आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी और क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड की, क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड की 200 माइक्रोग्राम्स है और आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड की 0.2% है। उसके बाद दूसरे पीक की बात करते हैं, 0.2143 आया, तो इसका 0.2143 का, क्योंकि ये आपका आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड से ऊपर है, 0.1% से ऊपर है, तो हम इसको 0.2 करके रिपोर्ट करेंगे। और जो इसका TDI निकलेगा वो 0.2143 इंटू 50 मिलीग्राम अगर करेंगे, इसका निकालेंगे तो ये 100 माइक्रोग्राम्स आएगा। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड 0.2% है तो ये आइडेंटिफिकेशन में नहीं आएगा, क्वालिफिकेशन में भी नहीं आएगा। अब थर्ड केस लेते हैं कि हमारा 0.349% इम्प्योरिटीज़ रिपोर्ट हुई है, तो हम इसको राउंड अप करके 0.3% इम्प्योरिटी रिपोर्ट करेंगे और इसका जब हम आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड निकालेंगे, 0.349% निकालेंगे इसका 50 मिलीग्राम का, तो ये आपका आएगा 150 माइक्रोग्राम्स TDI। तो 150 माइक्रोग्राम TDI तो आपका ये 0.1% से ऊपर आएगा तो ये आइडेंटिफिकेशन के एलिजिबल होगा। 0.2% से आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड क्योंकि एक्सीड कर रहा है तो ये आपका एलिजिबल होगा 150 माइक्रोग्राम, 0.3% रिपोर्ट हो रहा है तो, और आपके क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अब चौथा केस लीजिए कि 0.550 इम्प्योरिटी रिपोर्ट हुई है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.6% रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड के पास में जो रिपोर्ट हमने करनी होगी, और जो TDI वैल्यू है ये 300 माइक्रोग्राम्स आएगी, तो इसका हमने आइडेंटिफिकेशन भी करना होगा और क्वालिफिकेशन भी करना होगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड अपन ऊपर देख रहे हैं कि ये 200 माइक्रोग्राम्स है। तो
ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल कि अगर आपके क्रोमेटोग्राम में अगर इम्प्योरिटीज़ इस तरह से आती है तो उसको हमने आगे कैसे इंटरप्रेट करना है। इसकी और ज़्यादा डिटेल जो है आपके ICH Q3B में दी हुई है, तो आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल भी समझते हैं। इस पर्टिकुलर केस में क्या है कि जो आपका मैक्सिमम डेली डोज है 1.9 ग्राम पर डे है और रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड इस केस में जो है 0.05% होगी। आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड जो है वो 2 मिलीग्राम होगी और क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड 3 मिलीग्राम होगी। ये पर्टिकुलरली जो हमने टेबल वहाँ पे देखा था ICH का Q3B का, उससे ये वैल्यूज़ पिक की है। सपोज कीजिए पहला केस 0.049% इम्प्योरिटी क्रोमेटोग्राम में रिपोर्ट हुई है, तो क्योंकि इसका रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड ही 0.05% है तो इसमें इसको रिपोर्ट नहीं करना होगा, डिसरिगार्ड हो जाएगी। और इसका अगर हम TDI कैलकुलेट करेंगे तो 1 मिलीग्राम आएगा। इसमें आइडेंटिफिकेशन और क्वालिफिकेशन के थ्रेशोल्ड में ही आइडेंटिफिकेशन और क्वालिफिकेशन भी एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड केस लेते हैं 0.079%। अब 0.079% अगर हम लेंगे तो क्योंकि रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड जो है 0.05% है तो इसको हमने राउंड ऑफ करके 0.08% रिपोर्ट करना होगा। और इसका आइडेंटिफिकेशन का TDI कितना आएगा 2 मिलीग्राम। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन 2 मिलीग्राम है तो ये हमने नहीं करना होगा, एक्सीड नहीं कर रहा है, इसके बराबर आ रहा है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2.1 आएगा 2.2 आएगा तो करना पड़ेगा और क्वालिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा केस हम लेते हैं 0.183% रिपोर्ट किया, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0.18% आ जाएगा और इसका TDI कितना आएगा कैलकुलेट करने पर 3 मिलीग्राम। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन थ्रेशोल्ड जो है वो 2 मिलीग्राम का है तो इसको हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए इस इम्प्योरिटीज़ को कंसीडर करना पड़ेगा और क्वालिफिकेशन के लिए 3 मिलीग्राम की लिमिट है तो इस यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आता है 0.192। 0.192 को राउंड ऑफ करेंगे तो 0.19 होगा। इसको अगर हम TDI में कैलकुलेट करेंगे डेली डोज के हिसाब से तो ये 4 मिलीग्राम्स आ जाएगा। आइडेंटिफिकेशन क्योंकि इससे 2 मिलीग्राम से एक्सीड कर रहा है तो आइडेंटिफिकेशन करना होगा और साथ में क्योंकि ये क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड को भी एक्सीड कर रहा है तो इसका यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी करना होगा। इसके अलावा जब हम इम्प्योरिटीज़ वगैरह कैलकुलेट करते हैं, किसी फिनिश प्रोडक्ट में इम्प्योरिटीज़ कैलकुलेट करते हैं, स्पेसिफिकली जहाँ कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट होता है, तो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट में जब हम इम्प्योरिटीज़ कंपेयर करते हैं किसी की भी, तो जो छोटा कंपोनेंट होता है, जो छोटा कंपोनेंट का रिस्पॉन्स होता है, जैसे अगर मैं पैरासीटामोल और एसिक्लोफिनेक का टैबलेट बना रहा हूँ तो अगर मेरा एसिक्लोफिनेक कम कंटेंट है तो मैं जो अनस्पेसिफाइड इम्प्योरिटीज़ है वो एसिक्लोफिनेक के रिस्पॉन्स से ही कंपेयर करके निकालूंगा। जो बड़ा कंपोनेंट होता है उसके कंपैरिजन में जनरली हम नहीं निकालते हैं। इसके लिए भी स्पेसिफाइड गाइडलाइंस जो है वो WHO में। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा टॉपिक इम्प्योरिटीज़ एज़ पर ICH, जिसमें हमने Q3A, Q3B और जो जनरल चैप्टर्स फार्माकोपिया के हैं उसको हमने कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, किसको आइडेंटिफाई करना है, किसको नहीं करना है, उसको रिपोर्ट कैसे करना है, एग्जांपल्स के भी जरिए समझा। आशा है आपको ये इसके कंटेंट्स पसंद आए होंगे और ये आपको डे टू डे वर्किंग में हेल्प करेंगे। अगर आपको ये कंटेंट इसके अच्छे लगे तो आप इसका लाइक बटन दबाइए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी सेवा में किसी नए टॉपिक के साथ में जल्दी।